ट्रेन। इस कहानी को रात में पढ़ने से परहेज करें और कमज़ोर दिल वाले तो इसे कभी भी ना पढ़ें। खीरीगंज का रेलवे स्टेशन किसी दूसरे रेलवे स्टेशन जैसा ही। उद्घोषका की जानी पहचानी आवाज़, वही गंध जो हर रेलवे स्टेशन पर होती है। रात के 8 बज रहे हैं। स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 13 पर 2 लड़के और 1 लड़की बड़े ही तेजी से आते हैं। गाड़ी छूट जाने का डर उनके चेहरों पर साफ साफ देखा जा सकता है। तीनों की उम्र यही कुछ 23-24 के आसपास ही होगी। कोई भी देखने से समझ सकता था कि वे ना आपस में भाई बहन हैं और ना ही सगे संबंधी। एक है त्रेहान, सबसे हट्टा कट्टा, दूसरा ऋषभ और तीसरी आलिया। प्लेटफॉर्म पर आकर तीनों चैन की सांस लेते हैं। उनकी गाड़ी प्लेटफॉर्म पर ही लगी हुई है, लेकिन एक ही प्लेटफॉर्म पर 2-2 गाड़ियां, एक में लोग ठूस ठूस कर भरे हुए, चल पाना भी कठिन था। दूसरी कुछ स्पेशल किस्म की लग रही थी, कम ही लोग थे उसमें। इन दिनों के आसपास आरक्षित टिकटें नहीं थी, इसलिए भटरा जाने वाली किसी भी ट्रेन से जाया जा सकता था। ये तीनों कम भीड़ वाले स्पेशल ट्रेन के पास जाते हैं और एक डिब्बे गेट पर ही एक बूढ़ा खड़ा था। त्रेहान ने बूढ़े से पूछा, बाबा ये ट्रेन भटराहा जाएगी क्या? बूढ़े ने कहा, हाँ बाबू, एकदम जाएगी। ट्रेन का नाम ही है भटराहा एक्सप्रेस। यहाँ से चलेगी तो सीधा कल सुबह 4:30 बजे भटराहा जाकर ही रुकेगी। वैसे ये आरक्षित है, परंतु कोई भी चेक करने नहीं आता। कई सीटें खाली हैं, आराम से आ सकते हो। तीनों उसी डब्बे में चढ़ जाते हैं। तीनों को यह देखकर बड़ा ही आश्चर्य होता है कि उनके प्रवेश करते ही गाड़ी तुरंत चल पड़ती है। बूढ़े ने हंसते हुए कहा, लगता है गाड़ी भी तुम्ही तीनों का इंतजार कर रही थी। आलिया ने कहा, मैं तो जन्म से ही भाग्यशाली हूँ। बूढ़ा अपनी सीट पर सोने चला जाता है। ये तीनों खाली सीट ढूंढने लगते हैं और किस्मत से उन्हें एक खाली सीट तुरंत ही मिल जाती है, जो कि बूढ़े की सीट के आगे ही थी। तीनों आराम से अपना सामान रखकर बैठ जाते हैं और घबराना शुरू कर देते हैं। उन्हें देखकर ऐसा नहीं लगता है कि उनका सोने का कोई भी इरादा हो। लगभग 1 आध घंटे तक बातचीत करते रहते हैं। बूढ़ा भी उठकर बैठ जाता है और पॉकेट से खैनी की डिबिया निकालकर अपना खैनी बनाने में मगन हो जाता है। सही सही बूढ़े की आयु बताना थोड़ा कठिन है, लेकिन इतना तो जरूरी कहा जा सकता है कि 55 से 65 के बीच ही होगा। बाल और दाढ़ी लगभग सफ़ेद ही हो चुके थे, परंतु आंखें अब भी जवान थी। उनमें सारा साफ नजर आता था। उसने तीनों से पूछा, क्यों जा रहे हो भटरा? ऋषभ ने कहा, बाबा हमारा इंटरव्यू है। बूढ़ा बोला, अरे बाबू, इतना बूढ़ा थोड़ी हुआ हूँ जो मुझे बाबा बुला रहे हो। चचा कहो चचा। तीनों हंस लगते हैं और कहते हैं, अच्छा चाचा, आपको चचा ही कहेंगे। आप ही की बदौलत तो हम इतने आराम से जा रहे हैं, वरना दूसरी ट्रेन में इतनी भीड़ थी कि भटरा पहुंचने तक हमारा दम ही घुट जाता। इंटरव्यू क्या खाक दे पाते? बूढ़ा वाला, एक ट्रेन खाली हो तो दूसरी ट्रेन से मर मर कर क्यों जाना? वैसे तुम लोग इतनी देर से क्या बातें कर रहे थे? त्रेहान ने कहा, चाचा, कल हम तीनों ने पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन फिल्म देखी थी, उसी के बारे में थोड़ी बहुत चर्चा हो रही थी। बूढ़े ने कहा, अंग्रेजी फिल्में देखते हो, समझ में आती हैं? ऋषभ ने कहा, हाँ चाचा, एकदम समझ में आती हैं। आपको समझ में नहीं आती हैं क्या? बूढ़ा बोला, हाँ हाँ, क्यों नहीं समझ में आएंगी भला, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ। तुम लोग मुझे उतने पढ़े लिखे नजर नहीं आ रहे थे। बूढ़े की बात सुनकर तीनों हंसे बगैर नहीं रह पाते। त्रेहान बोला, अच्छा तो चाचा, कौन कौन सी अंग्रेजी फिल्में देखी हैं? बूढ़े ने कहा, बहुत सारी देखी हैं, कितनों के नाम गिनाऊं, लेकिन मेरे फेवरेट हैं टाइटैनिक, द अमेरिकन ब्यूटी और बेसिक इंस्टिंक्ट। अब तो तीनों के हंसते हंसते पेट में बल पड़ रहे थे। आलिया बोली, अंकल, द अमेरिकन पाई भी देख लेते, वो क्यों छोड़ दी? बूढ़े ने तपाक से कहा, हाँ हाँ, वो भी देखी है, काफ़ी ज्ञानवर्धक चलचित्र है, खुली सोच विकसित करने का संदेश देती है। तीनों हंसते हंसते थक चुके थे। आज जैसी मजेदार यात्रा इन्होंने पहले कभी नहीं की थी। बूढ़ा बोला, वैसे तुम लोग जिस पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन की बातें कर रहे थे, वो किस चीज़ के बारे में है? ये सब बोला, हॉरर थी या कॉमेडी, यह हमें अब तक पता नहीं चल पाया है। जिंदा भूतों की कहानी है इसमें, बताइए, ऐसा कहीं हो सकता है भला? वैसे फिल्म मजेदार थी। बूढ़ा बोला, जिंदा भूतों की कहानी, ऐसा ही कुछ भटरा एक्सप्रेस के साथ भी जुड़ी हुई है, क्या पता है तुम लोगों को? त्रेहान ने कहा, नहीं, हमें नहीं पता, क्या कहानी है? बूढ़े ने कहा, आज की तारीख बताओ। ऋषभ बोला 6 जून। बूढ़ा बोला, तुम लोगों के पास स्मार्टफोन तो होगा ही, जरा गूगल पर मेजर ट्रेन एक्सीडेंट्स इन इंडिया सर्च करो और पता करो आज से ठीक 35 साल पहले भटरा एक्सप्रेस के साथ क्या हुआ था। ये सब तुरंत गूगल पर सर्च करने लगता है। 5 मिनट के बाद लगभग चिल्लाते हुए बोलता है, अरे यार चाचा, एकदम ठीक बोल रहे हैं, आज से 35 साल पहले 6 जून को ही पूरी की पूरी भटरा एक्सप्रेस न्योतो पुल से गिरकर ह्यूस्टन नदी में समा गई थी। 701 लोग मारे गए थे। विश्व की सबसे बड़ी ट्रेन दुर्घटनाओं में से एक मानी जाती है ये दुर्घटना। बूढ़ा वाला, ऐसा कहते हैं उन 701 लोगों में से किसी को भी मुक्ति नहीं मिली है। आर्या कहने लगी, अब मुझे भी कुछ कुछ याद आ रहा है। मेरे पापा मुझे कुछ ऐसी ही कहानियां सुनाया करते थे। बूढ़ा बोला, पिछले लगातार 35 सालों से हर
6 जून को स्थापित भटरा एक्सप्रेस खेरीगंज से भटरा के लिए चलती तो जरूर है, परंतु कभी भी भटरा पहुंच नहीं पाती है। वह हर बार न्योतो पुल से गिरकर ह्यूसी नदी में समा जाती है। त्रिहान ने कहा, उन यात्रियों को मुक्ति कैसे मिलेगी? क्या आप इस बारे में कुछ जानते हैं? बूढ़ा बोला, ऐसा ऐसा कहते हैं सबसे पहले मुक्ति उनको मिलेगी जो उन मारे गए 701 लोगों में सबसे पहले मरा था। यह भी तब होगा जब मरने वाला जिस नक्षत्र में पैदा हुआ था, अगर उसी जन्म नक्षत्र का कोई दूसरा जिंदा आदमी 6 जून को उस स्थापित भटरा एक्सप्रेस में सवार हो जाए। और सिर्फ इतना ही काफ़ी नहीं है, मरने वाले की कुंडली में और जिंदा यात्री की कुंडली में कम से कम 3 ग्रह समान राशि में होने चाहिए। बाकी किसी दूसरे को यह स्थापित ट्रेन दिखती भी नहीं है। त्रिहान बोला, वाह चाचा वाह, आपकी कल्पना शक्ति भी जबरदस्त है, इतनी जल्दी इतनी अच्छी कहानी बना डाली। ऋषभ बोला, मुझे तो लगता है कि आप झूठ बोल रहे हैं कि आपने पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन नहीं देखी है। आपने अपनी कहानी में फाइनल डेस्टिनेशन और पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन का क्या खूब घालमेल किया है। बूढ़ा बोला, अच्छा त्रिहान बताओ तुम्हारा जन्म नक्षत्र क्या है? वैसे मैं बता दूं, मेरा पूर्व भाद्रपद है। त्रिहान को अब थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा था। उसे ठीक ठीक याद नहीं आ रहा था कि उसका जन्म नक्षत्र पूर्व भाद्रपद है या उत्तर भाद्रपद। वह बोला, अच्छा तो आप हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं? आप कहना चाह रहे हैं कि ये वही साबित भटरा एक्सप्रेस है? बूढ़े की आंखें अब चमकने लगी थी और आलिया के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। बूढ़ा बोला, त्रिहान मैं तुम्हें डराने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। सच तो यह है कि ऋषभ और आलिया अगर तुम्हारे साथ नहीं होते तो ये दोनों ना मुझे देख पाते और ना इस ट्रेन को। तुम और मैं एक ही नक्षत्र के हैं और हमारी कुंडली में 3 ग्रह एक समान राशियों में हैं। मुझसे पहले 665 लोगों को मुक्ति मिल चुकी है। तुम्हारे कारण आज ट्रेन की ह्यूसी नदी में समाते ही मैं भी मुक्त हो जाऊंगा। मैं तुम्हारा आभारी हूँ। त्रिहान को तो अब गुस्सा आ रहा था। मजाक की भी एक हद होती है। वो बोला, नहीं चाचा, आप कुछ भूल रहे हैं। पुराने सिक्कों से भरे बक्से में आपको आलिया की कुछ खून की बूंदें भी तो डालनी होंगी। यह सुनकर ऋषभ और आलिया हंसने लगते हैं। ऋषभ ने हंसते हुए कहा, आलिया, अगर तूने मुझे पहले मार डाला तो तुम शायद मरने से बच जाओगी। कुछ ऐसी ही कहानी थी ना फाइनल डेस्टिनेशन की। तीनों खूब हंसे। आलिया बोली, पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन की तरह यहाँ कंकाल भी तो नजर आने चाहिए थे ना। बूढ़े ने पूछा, अच्छा बताओ कितना बज रहा है? आलिया ने घड़ी देखकर बताया, 12:15। बूढ़ा बोला, ठीक 12:29 पर यह ट्रेन न्यूतो पुल से गिरकर ह्यूसी नदी में समा जाएगी। बूढ़े की बातों में गजब का आत्मविश्वास था। ये तीनों फिर से डर जाते हैं। सन्नाटा छा जाता है। ठीक 12:26 पर भटरा एक्सप्रेस न्यूतो पुल पर थी। नीचे विशालकाय ह्यूसी नदी। चांदनी रात थी। हवा की गति भी कुछ ज्यादा ही थी। चांद की रोशनी में हिलोरे मारते हुए पानी की लहरों को साफ दिखा सकता था। किसी और दिन तीनों को चांद की मनोरम रोशनी में पानी की लहरें जो सुंदर आनंददायी प्रतीत होती, परंतु आज नहीं। आज ह्यूसी नदी की अपार जल राशि खौफनाक लग रही थी। पुल पर आते ही ट्रेन की आवाज डरावनी हो गई थी। ट्रेन थोड़ी धीमी जरूर हो गई थी। तीनों को ऐसा लग रहा था मानो ट्रेन हवा के कारण हिल रही हो। आलिया और ऋषभ का डर के मारे बुरा हाल था। आलिया तो रुआसा हो चुकी थी। त्रिहान सिर्फ बूढ़े को देख रहा था। बूढ़े के चेहरे पर मंद मंद शैतानी मुस्कुराहट को वह साफ तौर पर पढ़ पा रहा था। 12:29। ट्रेन कुछ दूसरी ही आवाज में खटखट करने लगा। एक सेकंड काटना मुश्किल हो रहा था। 12:29 30 जोर से हवा चली पर कुछ भी ना हुआ। 12:29 कुछ नहीं। 12:30 पर तीनों के जान में जान आई। थोड़ी देर में पुल भी खत्म हो गया। ट्रेन यूं ही चलती रही जैसे अब तक चल रही थी। तीनों मुस्कुरा रहे थे और बूढ़ा भी। बूढ़ा बोला, आराम से सो जाओ, देखो उधर भी सीट खाली है। सुबह तुम तीनों को इंटरव्यू तो देना है। आलिया बोली, ये यात्रा अविस्मरणीय हो गई। तीनों हंसते मुस्कुराते हुए सोने चले जाते हैं। बूढ़ा भी सो जाता है। सुबह 4:30 बूढ़ा आदमी ही तीनों को झकझोर कर उठाता है। अरे तुम लोग उतरना नहीं है क्या? आ गया भटरा स्टेशन। तीनों जल्दी जल्दी उतरते हैं, सामान उठाते हैं और जाते जाते ऋषभ बूढ़े को कहता है, बहुत याद आइएगा आप। बूढ़ा बोला, तुम लोग मुझे कभी भूल नहीं पाओगे। तीनों भटरा स्टेशन पर उतरते हैं। इस बार भी तीनों के उतरते ही ट्रेन फिर तुरंत ही चल पड़ती है। तीनों आश्चर्यचकित रह जाते हैं। भटरा स्टेशन भी बाकी स्टेशन जैसा ही था। फिर वही गंध और उसी उद्घोष का ही जानी पहचानी आवाज। अभी उजाला नहीं हुआ था। उन्हें समझते देर न लगी, कुछ तो गड़बड़ था यहाँ। उनके साथ कोई भी दूसरा यात्री नहीं उतरा था। किसी प्लेटफॉर्म पर कोई भी ट्रेन नहीं थी। एक भी आदमी नजर नहीं आ रहा था। बस उद्घोषका की आवाज़ सुनाई पड़ रही थी। भटरा एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय से 35 साल विलंब से चल रही है। आपको भी असुविधा के लिए हमें खेद है। यह सुनकर तीनों के होश उड़ जाते हैं। उन्होंने स्टेशन का चप्पा चप्पा छान मारा, कोई भी ना मिला। आलिया का डर के मारे बुरा हाल था। वो लगातार रोई जा रही थी। वह बार बार कहे जा रही थी, मुझे यहाँ से जाना है। तुम दोनों कुछ करो, मुझे वापस अपने घर जाना है। मुझे कोई इंटरव्यू नहीं देना है। तुम दोनों जल्दी कुछ करो, ये कहाँ आ गए हैं हम। वह रो रो कर बेसुध हुई जा रही थी। ऋषभ और त्रिहान ने किसी तरह से आलिया को संभाला। तीनों स्टेशन से बाहर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं। स्टेशन पर रोशनी तो
रोशनी तो थी, बाहर तो घुप अंधेरा था। त्रेहान आलिया को कहता है, लगता है हम किसी साजिश का शिकार हुए हैं, सवेरा होते ही सब पता चल जाएगा। ऋषभ थोड़ा मुस्कुराते हुए कहता है, हो सकता है हम किसी बिग प्रोजेक्ट रियलिटी टीवी प्रोग्राम का हिस्सा हो। यह सुनकर आलिया का चेहरा चौंकने लगता है। तीनों सुबह तक स्टेशन पर ही रहते हैं। सुबह रोशनी होने के बाद तीनों स्टेशन से बाहर निकलते हैं। सब कुछ आम सरों जैसा ही था। होटल, बाजार, घर, पार्क, हर कुछ पर कोई जानवर नहीं, कोई पंछी नहीं और ना ही कोई आदमी। तीनों का दिमाग पूरी तरह से सुन पड़ चुका था। कोई भी कुछ भी सोच पाने की स्थिति में नहीं था। डर भी पूरी तरह से विदा हो चुका था। तीनों बस चले जा रहे थे और किसी जीवित प्राणी की तलाश कर रहे थे। आलिया भी अब पूरी तरह से शांत हो चुकी थी। वे 1 घंटे तक भटरा स्टेशन में इधर उधर घूमते रहे। तभी उन्होंने देखा एक छोटे से पार्क में एक जवान औरत और आदमी एक बेंच पर बैठे हुए हैं। तीनों जल्दी से पार्क में प्रवेश करते हैं और तेजी से अपने कदम उन दोनों की ओर बढ़ाते हैं। तीनों को अपनी ओर आता हुआ देख दोनों के भावहीन चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है। जैसे ही तीनों दोनों के पास पहुंचे, वैसे ही आदमी ने कहा, भटरा एक्सप्रेस से उतरो हो ना तुम तीनों। तीनों एक ही साथ में अपनी सारी कहानी सुना डालते हैं। औरत ने कहा, बूढ़े ने सारी बात सही बताई, बस एक शरारत कर दी। ऋषभ ने पूछा, वो क्या? आदमी बोला, ट्रेन जो तो पुल से ह्यूस्टन नदी में नहीं गिरती है, बल्कि पिछले 35 सालों से हर साल जून की सुबह 4:30 बजे भटरा स्टेशन पहुंचती है, जैसे कि आज। आलिया ने कहा, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। बूढ़ा जिंदा था या एक आत्मा? औरत बोली, यहाँ कोई भी जिंदा नहीं है, ना वो बूढ़ा था, ना हम लोग और ना ही तुम लोग। तुम तीनों उसी क्षण मर गए थे जैसे ही तुमने स्थापित भटरा एक्सप्रेस अपने कदम रखे थे, और ऐसा हम लोग के साथ 2 साल पहले हुआ था। त्रेहान ने कहा, इसका मतलब ये हुआ कि असली भटरा एक्सप्रेस वो थी जिसमें कि काफ़ी भीड़ भाड़ थी, और वो ट्रेन असली भटरा स्टेशन जाती। ऋषभ ने पूछा, तो ये शहर क्या भटरा नहीं है? आदमी बोला, आज से 35 साल पहले उस ट्रेन दुर्घटना में जो लोग मरे थे, उनमें से ज़्यादातर भटरा शहर ही आ रहे थे। मरने से पहले उनके दिमाग में जो भटरा शहर था, हम उसी भटरा शहर में हैं। यानी कि हम सभी मरने वाले यात्रियों की कल्पना में कैद हैं। आलिया ने लहर होते हुए कहा, क्या हम इसे निकाल नहीं सकते हैं? औरत बोली, जैसा कि बूढ़े ने तुम लोग बताया था, वह मुक्त होने वाला 666वां यात्री होगा। मरने वाले की संख्या 701 थी, इसलिए अब तक बाकी बचे 35 यात्री इसलिए जब तक अब बाकी बचे 35 यात्री अपने कम से कम 35 शिकार ढूंढ नहीं लेते उन लोगों को मुक्ति मिलेगी और ना ही हमें। ऋषभ ने पूछा, मतलब 35 और लोगों को उस भटरा एक्सप्रेस में सवार होना होगा? आलिया बोली, तुम लोग सब झूठ बोल रहे हो। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? 66 लोग मुक्त हो गए थे, तुम लोगों को मुक्त हो जाना चाहिए था। औरत ने कहा, तुम ठीक से समझी नहीं। जब तक सबको मुक्ति नहीं मिलती, किसी को भी मुक्ति नहीं मिलेगी। वह बूढ़ा भी अभी ट्रेन में ही होगा। हम लोग भी तुम लोग के ही तरह स्थापित भटरा एक्सप्रेस से ही आए थे, क्योंकि मेरे पति का जन्म नक्षत्र और उस मरे हुए यात्री का जन्म नक्षत्र एक ही था, जिसका उस दिन मुक्त होने का नंबर था। इसके अलावा 3 ग्रहों की भी स्थिति एक समान थी। जिस दिन 701वां यात्री अपना शिकार ढूंढ लेगा, उस दिन सारे मरे हुए यात्री मुक्त हो पाएंगे, उनके शिकार हुए, यानी हम सब। त्रेहान ने हिसाब लगाया, इसका मतलब इस शहर में कम से कम 666 लोग होने चाहिए। आदमी ने कहा, बिल्कुल है, किसी होटल या घर में पड़े हुए होंगे। औरत बोली, बस अब ये दुआ करो कि बाकी 35 मरे हुए भी अपना शिकार जल्द ही ढूंढ ले। आलिया ने पूछा, क्या मैं उसके बाद घर जा पाऊंगी? औरत बोली, नहीं, तुम बस इस शहर और इस जिंदगी से मुक्त हो पाओगी। तुम मरी हुई हो, और मेरे मरे हुए लोगों का सिर्फ पुनर्जन्म हो सकता है, वे पिछली जिंदगी में वापस नहीं जा सकते हैं। आलिया विकल हो उठी, तुम सब झूठे हो, तुम सब झूठ बोल रहे हो। त्राण, तुम झूठे हो, ऋषभ तुम झूठे हो। मैं अपने घर में सोए के ड्रामा सपना देख रही हूँ। यह कहते कहते आलिया वहीं गिर जाती है। आलिया को बेहोश देखकर औरत के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। त्रेहान और ऋषभ किसी तरह से आलिया को होश दिलाया। होश में आने के बाद आलिया बोली, तुम लोग सच बताओ, क्या छुपा रहे हो मुझसे? आदमी ने कहा, हम लोग तुमसे कुछ भी नहीं छुपा रहे हैं, जो भी तुम्हारी आंखों के सामने है वही सच है। औरत बोली, लेकिन आलिया, तुम्हारा यह बेहोश होना यह दिखाता है कि तुम्हारे लिए कुछ उम्मीद की किरण मौजूद है। ऋषभ ने पूछा, पहलियां मत बुझाइए और जो भी जानते हैं जल्दी से हमें बताइए। आदमी बोला, हमें से किसी के पास ना कोई भावना बची है, ना ही हम खुश होते हैं, ना ही उदास, ना ही हमें नींद आती है। औरत ने बताया, आलिया का बेहोश होना यह दिखलाता है कि आलिया अभी पिछली जिंदगी से जुड़ी हुई है। आलिया ने पूछा, इसका मतलब क्या हुआ? क्या मैं पिछली जिंदगी में वापस जा सकती हूँ? औरत ने कहा, जा तो मैं नहीं बता सकती हूँ, लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि अगले साल 7 जून को स्थापित भटरा एक्सप्रेस आएगी, तुम उसमें सवार हो जाना। त्रेहान ने पूछा, क्या हम लोग भी ऐसा ही करेंगे? आदमी ने बताया, त्रेहान और ऋषभ, तुम लोग उसमें सवार नहीं हो सकते। त्रेहान, तुम तो ऐसा करते ही नहीं कर सकते, और ऋषभ, तुम्हें ना वो इच्छा शक्ति बची है, ना ही जीजी वैसा
ऐसा सिर्फ आलिया ही कर पाएगी। आलिया ने पूछा, वह ट्रेन तो सीधा खीरीगंज ही ना जाएगी? औरत ने बताया, ट्रेन में चढ़ने के बाद तुम्हें आगे का पता चलेगा। आलिया बोली, ट्रेन रुकेगी तो मेरे साथ रेहान और ऋषभ भी सवार हो जाएंगे, इससे दिक्कत क्या है? आलिया ने बताया, इन दोनों को वह ट्रेन दिखेगी भी नहीं। औरत ने कहा, और इस 1 साल के अंदर तो अगर तुम्हारे अंदर भी जीने की इच्छा खत्म हो गई तो हो सकता है कि तुम्हें वो ट्रेन दिखलाई ना पड़े। आलिया ने संकल्प से कहा, नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, मुझे अपने घर जाना है, मुझे पूरी जिंदगी जीनी है, मेरी मम्मी ने घर पर इंतजार कर रही है। आदमी बोला, हम लोग वापस जा रहे हैं, तुम लोग चाहो तो हमारे साथ आ सकते हो, और नहीं तो ढेर सारे खाली कमरों किसी में रह सकते हो। तीनों उन दोनों के साथ चल दिए। आलिया के लिए अगला 1 साल काफी मुश्किल रहा। वह देख सकते थे कि त्रेहान और ऋषभ को इन सब से ज्यादा का अंतर नहीं पड़ा था। वे दोनों धीरे धीरे भावहीन होते जा रहे थे, परंतु आलिया के लिए एक एक दिन काटना काफी कठिन था। जैसे जैसे 7 जून की तारीख नजदीक आती जा रही थी, उसके अंदर की बेचैनी भी बढ़ती जा रही थी। उसे अब भी इन सब बातों पर यकीन नहीं आ रहा था। उसे लगता था कि ये सब झूठ है या एक सपना है, लेकिन उसने अपने अंदर की उम्मीद को मरने नहीं दिया था। उसमें विश्वास था कि सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। 7 जून को वो भटरा एक्सप्रेस में सवार होगी और खीरीगंज जाकर सीधा अपने घर जाएगी। यहाँ की कुछ और होना या जानना बाकी था, इसका पता आगे आने वाले 7 जून को ही चलेगा। दरअसल 7 जून की तारीख आ ही गई। ट्रेन को सुबह 4:30 बजे आना था। त्रेहान और सिर्फ भी आलिया के संग स्टेशन आए। पूरा स्टेशन खाला था, सब कुछ वैसा का वैसा ही था जैसा उन्होंने पिछले साल 7 जून को देखा था। उद्घोषिका की आवाज आ रही थी, भटरा एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय से 36 साल विलंब से चल रही है, आपको भी असुविधा के लिए मैं खेद है। इस बार आलिया को सुनकर थोड़ी हंसी सी आ गई। पिछले साल का क्या उसे याद आ गया। कितनी डर गई थी वो। ट्रेन ठीक 4:30 बजे प्लेटफॉर्म पर थी, जैसा कि उस आदमी ने बताया था। ट्रेन त्रेहान और ऋषभ को नहीं दिखलाई दे रही थी। आलिया रोते रोते त्रेहान और ऋषभ को प्लेटफॉर्म पर ही छोड़कर साबित भटरा एक्सप्रेस डॉन में सवार हो गई। आलिया के सवार होते ही चल पड़ी भटरा एक्सप्रेस डॉन अपने मंजिल की तरफ। आलिया उसी डिब्बे में चढ़ी जिसमें कि सवार होकर वह भटरा आई थी, और उस सीट पर उससे वह बूढ़ा आदमी भी नजर आया। आलिया को देखते ही वह बूढ़ा मुस्कुराते बोला, आओ आलिया आओ, मुझे ऐसा लग ही रहा था तुम्हें फिर से मुलाकात होगी। आलिया ने पूछा, तुमने हमारे साथ ऐसा घिनौना खेल क्यों खेला? बूढ़ा बोला, मैंने कुछ नहीं किया, सब नियति का खेल है। आलिया ने फिर पूछा, इस बार यह ट्रेन खीरीगंज पहुंचेगी कि नहीं, या कि न्योतो पुल से गिरकर हुसैन समा जाएगी? बूढ़ा मुस्कुराने लगा। बूढ़ा बोला, ट्रेन तो खीरीगंज जरूर पहुंचेगी, लेकिन तुम खीरीगंज पहुंचोगे कि नहीं, यह सब तुम पर निर्भर करता है। आलिया ने डर के पूछा, तुम्हारे खुराफाती दिमाग के अंदर कौन सा नया खेल सूझा है? बूढ़ा जोर से हंसने लगा। बूढ़ा बोला, इस बार मैं सब सच सच कहूंगा। मैं भी चाहता हूँ कि तुम अपनी पुरानी जिंदगी में वापस चली जाओ। पिछले साल तुम जब त्रेहान और सबके साथ ट्रेन में सवार हुए थे तो मुझे भी तुम्हारे लिए दुख हुआ था। आलिया ने कहा, हमदर्दी के लिए शुक्रिया। खीरीगंज पहुंचकर मैं सब कुछ भूल जाने की कोशिश करूंगी, लेकिन त्रेहान और सब के लिए मुझे जिंदगी भर दुख रहेगा। बूढ़ा बोला, मुझे यह कहते हुए बहुत दुख हो रहा है, यह सब इतना आसान नहीं होने वाला है। आलिया ने कहा, ये क्या मतलब है कि आसान नहीं होने वाला है? एक बार ट्रेन खीरीगंज पहुंचेगी, मैं वापस दौड़ते दौड़ते अपने घर जाऊंगी और मम्मी को गले लगाकर जी भर रहूंगी। बूढ़ा बोला, अपनी अभी सपने देखने से परहेज करो आलिया, अगर तुम्हें पुरानी जिंदगी में वापस जाना है तुम्हें बहुत हिम्मत दिखानी है। आलिया बोली, तुम्हें जो कहना है जल्दी कहो, मेरे सब्र का बांध टूट रहा है। बूढ़े ने कहा, देखो आलिया, मेरी बात ध्यान सुनो, इस बार मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ। यह ट्रेन 8:30 बजे न्योतो पुल से गुजरेगी, और अगर तुम्हें फिर से पुरानी जिंदगी में वापस जाना है तुम्हें हुसैन नदी में छलांग लगानी पड़ेगी। आलिया बोली, तुम अपनी आदत से बाहर नहीं जाओगे। यह बात मेरी समझ से परे कि हुसैन नदी में छलांग लगाने से मुझे पुरानी जिंदगी कैसे वापस मिलेगी? मैं तो छलांग लगाने से नहीं खीरीगंज आएगा, मैं हमेशा के लिए तुमसे विदा लूंगी। बूढ़ा बोला, अगर तुमने छलांग नहीं लगाई तो खीरीगंज तो जरूर आएगा, लेकिन तुम ट्रेन से उतर नहीं पाओगी। हम सभी यात्रियों के साथ तुम भी ट्रेन में कैद होकर रह जाओगी। तुम्हें अगर इस ट्रेन से आजाद होना है तो एक ही उपाय है कि तुम हुसैन नदी में कूद जाओ। आलिया बोली, ठीक है, मैं कूदूंगी, लेकिन तुम भी अगर मेरे साथ कूदोगे तभी। बूढ़े ने कहा, तुम्हें अभी लग रहा है कि मैं मजाक कर रहा हूँ। हमारे कर्म बंधन 36 साल पहले ही खत्म हो गए। तुम्हारे अंदर अभी भी जीने की इच्छा बची हुई है, अन्यथा तुम भटराहा में ही रहती। मैं चाहकर भी हुसैन नदी में छलांग नहीं लगा सकता। आलिया बोली, अच्छा तो छलांग लगाने के बाद क्या होगा? क्या सब कुछ पिछली जिंदगी जैसा हो जाएगा? बूढ़े ने कहा, ब्रह्मांडों की संख्या अनंत होती है, तुम किसी दूसरे ब्रह्मांड में चली जाओगी, जहाँ की ज्यादातर चीजें तुम्हारी पिछली जिंदगी जैसी ही होंगी, लेकिन सभी कुछ हो जरूरी नहीं। तुम किस ब्रह्मांड में जाओगी यह तुम्हारी इच्छा और ऊर्जा के नियमों द्वारा निर्धारित होगा। आलिया ने उलझ कर कहा, तुम यह कहना चाहते हो कि हुसैन नदी ब्लैक होल की तरह काम करेगा? आखिर तुम्हें ये सब चीजें कैसे पता? बूढ़ा बोला, हाँ, कुछ वैसा ही समझो। और जहां तक मेरे जानने की बात है, पिछले 36 सालों में मैं शून्य हो चुका हूँ। शून्य और अनंत में ज्यादा अंतर नहीं होता है। आलिया नहीं मानी। मुझे अभी भी सारी की सारी बातें झूठ लग रही है। बाहर हर कुछ तो वैसा का वैसा ही है, वही पहाड़, वही पेड़ पौधे, अति सुंदर लाल मेरे साथ सूर्योदय हो रहा है, ठंडी हवा आ रही है, ट्रेन के चलने की वही जानी पहचानी आवाज। तुम एकदम समान इंसान लग रहे हो। मुझे अभी भी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हर कुछ कोई साजिश है या कोई खेल, और जिसमें कि त्रेहान और सभी मिले हुए हैं।
मैं कोई छलांग वलांग नहीं लगाने वाली हूँ। बूढ़े ने कहा, तुम छलांग लगाओगी आलिया? तुम चाह कर भी खुद को रोक नहीं पाओगे। आलिया कुछ नहीं बोलती है। फिर दोनों शांत होकर घंटों तक यूं ही बैठे रहते हैं। 8 बजकर 25 मिनट पर बूढ़ा अचानक आलिया से कहता है, न्योतो पुल आने ही वाला है, तुम तैयार हो जाओ। आलिया जस के तस बैठी हुई है। कुछ ही देर में भटरा एक्सप्रेस डॉन न्योतो पुल पर थी। आलिया कतई भी अपनी सीट पर से उठने के मूड में नहीं है। बूढ़ा खींचकर आलिया को ट्रेन गेट पर ले आया है। बूढ़ा कह रहा है, कूदो आलिया कूदो, तुम्हारे पास यही अंतिम मौका है, नहीं तो तुम इस ट्रेन में फंसी रह जाओगे। आलिया ट्रेन के गेट पर आई तो है, परंतु उसका ट्रेन से कूदने का कोई भी इरादा नहीं था। नदी का पानी सूर्य की रोशनी में चमचमा रहा था। ट्रेन की रफ्तार थोड़ी कम हो गई थी। आलिया अब भी बूढ़े की बातों का जरा भी विश्वास करने को तैयार नहीं थी। उसे बूढ़े का वह मुस्कुराता हुआ चेहरा याद आ रहा था जब पिछले साल ही ट्रेन ने न्योतो पुल पार किया था। वह कैसे यकीन कर ले, क्या सच था क्या झूठ। हवा तेज रफ्तार से आलिया के चेहरे से टकराते हुए उसके बालों को उड़ा रही थी। आलिया को अच्छा लगा था, परंतु उसका दिमाग शून्य पड़ चुका था। बूढ़ा छलांग लगा, आलिया कूद जाओ, एक बार ट्रेन न्योतो पुल पार कर गई तुम पछताती रह जाओगी। आलिया को इस बात का पता भी नहीं चला कि कब उसने ट्रेन से छलांग लगा डाली। पुल से कूदने और नदी के पानी का स्पर्श पानी के बीच उसे अपनी सारी जिंदगी आंखों के सामने भागती हुई नजर आई। अंततः आलिया विशाल हुई नदी के लहरों में खो गई।